हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको पता ही है आने वाले दिनों में टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आज हम आपको करवाने वाले हैं 27 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसकी वीडियो जो तभी आएगी जब आपका रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग वी कितना होगा? हमको दोस्तों यहाँ पे वी का मान बताना है। दोस्तों, हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है यू प्लस ए टी के। यह फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। कौन सा है? गति का प्रथम समीकरण। इसको हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों, वस्तु को ऊंचाई से गिराया जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक जो वेग है हमारा वो क्या है? u। ये है हमारा जीरो। प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो ऊंचाई पर जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। v हमको निकालना है तो v का मान हम निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे g का मान कितना दिया गया है? 10। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? दोस्तों, वस्तु जो है ये ऊंचाई से गिराई जा रही है, मतलब पृथ्वी की ओर वस्तु आ रही है, तो g का मान हम क्या लेंगे? g का मान हम लेंगे प्लस में। ठीक है। समय कितना है दोस्तों? समय हमको दिया गया है 3 सेकेंड। तो फॉर्मूले में मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? v बराबर u का मान 0 प्लस g का मान कितना है? 10 इंटू समय कितना है? 3 सेकेंड। तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 10 या 30, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड v का मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? दोस्तों, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। तो मिसेल की क्या भूमिका होती है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसको हटाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, लेंस की शक्ति को जो है मीटर में परिभाषित किया जाता है और ये क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। हम जानते हैं लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? ये होता है 1/f के। तो क्या होती है लेंस की शक्ति? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा सही है हमको बताना है। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, केवल धनात्मक नहीं हो सकता। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है क्या? नहीं। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? दोस्तों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उपयोग किसका नहीं किया जाता? तो विलयन का आयतन माइनस द्रव्यमान प्रतिशत, इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, किसी विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का आयतन आयतन प्रतिशत, इन सभी का उपयोग जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों, अस्थमा जो है ये श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, ये करता है ब्रोंकी और ब्रोंकीओल्स को प्रभावित करता है। किसको? ब्रोंकीओल, ब्रोंकीओल्स को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। Fe जो है ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। अब दोस्तों, सक्रियता श्रेणी की बात करें तो हम सभी आपको बता देते हैं, आपको इन सभी को याद रखना है। दोस्तों, सबसे अधिक सक्रिय धातु होती है वो होती है हमारी कौन सी? पोटेशियम। उसके बाद उससे कम होती है सोडियम, उससे कम होती है कौन सी? कैल्शियम, उससे कम होती है मैग्नीशियम, उससे कम होती है एल्युमिनियम
उससे कम होती है जिंक, उससे कम होती है लोहा Fe, उससे कम होती है लेड Pb, उससे कम होती है कॉपर, उससे कम होती है सिल्वर, और सबसे कम होती है हमारी सोने की। तो देखिए जो यहाँ पे Fe है दोस्तों, ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य में आता है, तो Fe इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कौन सी है? तो याद रखना है आपको पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये है सोना। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, सिल्वर, और फिर क्या है? सोना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। दोस्तों जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रख देते हैं तो अक्षर हमको उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। दोस्तों जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल जो है ये खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और क्या होते हैं? गुणित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? दोस्तों जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या हो जाता है कॉपर सल्फेट का? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो है ये फीका पड़ जाता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है क्या? नहीं, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो केवल कथन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR के होता है, ये हमको पता है। ठीक है, 1 वोल्ट हम रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 1 वोल्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू 1 ओम के, इंटू क्या हो जाएगा? 1 ओम के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटू में 1 ओम के हो जाएगा। तो जो 1 वोल्ट होता है दोस्तों ये 1 एम्पियर इंटू 1 ओम के बराबर होता है, ना कि न्यूटन प्रति कूलाम के। तो ऑप्शन नंबर बी कथन जो दो बी है दोस्तों ये हमारा क्या है? गलत कथन है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, ये सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो लेयर्स जो है दोस्तों ये पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है उसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? मतलब दोस्तों हमको आवर्तकाल यहाँ पे पूछा है और हम जानते हैं क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल के। यहाँ पे हमको आवृत्ति दी गई है तो हमको आवर्तकाल निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा? 1/, आवृत्ति के। आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 एक में जब 50 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 0.02 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.02 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों लैंगिक जनन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है? तो दोस्तों वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं उसे? हम हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम की यदि बात करें तो किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, यही क्या है? हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। मतलब किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व जो है ये सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, तो यही क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? दोस्तों वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण जो प्रस्तुत करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियत चाल से घूर्णन
घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड जो है ये एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो दोस्तों हरित ऊतक जो है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा जो है ये पादप ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पे हमको शक्ति का मान पूछा है, तो शक्ति हमको निकालने के लिए पता है शक्ति P बराबर क्या होता है। अभी हमको यहाँ दिया क्या क्या गया है, यहाँ वोल्ट विभवांतर का मान दिया गया है और क्या दिया गया है, प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो हम जानते हैं शक्ति का एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R के होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। V का मान कितना है 220, तो 220 को 2 बार लिख लेते हैं अपन। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय प्रतिरोध कितना है 44 है। 11 से काट लेते हैं दोस्तों, 11 दूनी 22, ये 20 बार में चले जाएगा। 11 से 4 बार में, 4 से काट देते हैं 5 बार में। तो 220 इंटू 5, 220 इंटू 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 की शून्य हासिल का है 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 जीरो पहले का, तो 1100 वाट इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का जो गुण त्वरण को शून्य होने से रोकता है वो है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है। जो गति की दिशा होती है ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता है। क्या होता है, वेग परिवर्तित हो रहा है। इस वजह से जो है इसके त्वरण को शून्य होने से ये रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? दोस्तों जब नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जलाते हैं तो यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। क्या होता है ये धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों, लक्षणों की वंशागति के लिए। किस लिए? लक्षणों की वंशागति के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चरल फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? दोस्तों मछली संवर्धन कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है मछलियों का पालन। मछलियों का पालन इससे क्या है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान जो है ये समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। तो क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसके कारण होता है? तो समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली वीडियो तभी आएगी जब आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स होगा, अच्छे से आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हम अगली वीडियो आपके लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।